ये एक पुराने से होटल में जॉब करता है। ये शाम को सोकर उठता है और देखता है कि नल में पानी नहीं है, इसलिए ये मोटर ऑन कर देता है। फिर टंकी भरने के बाद ये मोटर बंद कर देता है और चाय पीने चला जाता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। जब ये वापस आता है तो इसके पाँव में कीचड़ लग जाता है और जब ये नल चालू करता है तो अब टंकी फिर से खाली हो गई थी। अब ये दोबारा मोटर चालू करता है। फिर ये जाकर होटल के सभी रूम्स चेक करता है कि कहीं कोई नल तो खुला नहीं रह गया। तभी उसकी नजर एक रूम पर जाती है जिसके नीचे से पानी बहकर बाहर निकल रहा था। जब शरद वहां जाकर चेक करता है तो देखता है वो रूम बाहर से लॉक था। फिर वो उस रूम की विंडो ओपन करके देखता है और अंदर का नजारा देखकर घबरा जाता है क्योंकि वहां बाथरूम में एक औरत की लाश पड़ी थी और नल खुले थे। फिर वो पुलिस स्टेशन में फोन करता है और इस घटना के बारे में बताता है। फिर सब इंस्पेक्टर मनोज अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचता है। वहां उसका सीनियर सीआई कुरियन आवरण भी आया हुआ था। वे देखते हैं कि इस औरत को इसकी साड़ी से ही गला घोंटकर मारा गया है। फिर मनोज कैमरामैन को उसका क्लोजअप फोटो लेने के लिए कहता है। वहां रूम में कुछ बचा हुआ खाना भी पड़ा था, लेकिन किसी होटल या दुकान का बिल नहीं था। सीआई कहता है कि खाना आसपास के ही किसी होटल से मंगवाया होगा, पूछताछ करो। अब तक पुलिस ने आइडिया लगाया था कि यह औरत सेक्स वर्कर है, इसी कारण से किसी पॉलिटिशियन पार्टी का दबाव भी नहीं पड़ने वाला। फिर वे सब जाकर शरद से पूछताछ करते हैं। शरद उन्हें शुरू से लेकर एंड तक सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि उस लड़की के साथ एक आदमी भी आया था और वो यहाँ पहली बार आया था। 1 बजे उन लोगों ने चेक इन किया था और करीब 5 बजे वो आदमी चला गया था, लेकिन जाने से पहले वो 2-3 बार नीचे आया था। उसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष की होगी। सुनील कहता है, सर रजिस्टर में केवल नाम लिखा है शीजू और एक एड्रेस लिखा है जो नींद करा का है, लेकिन कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। शरद बताता है कि अगर हम आईडी प्रूफ मांगेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर सब इंस्पेक्टर मनोज को जो एड्रेस मिला था उस इलाके के पुलिस थाने में डिटेल्स मांगने को कहता है और कहता है कि उसकी फोटो का पता लगाओ। अगर फोटो मिल जाए तो सभी पुलिस थाने में भेज देना और सुबह तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। सीआई मनोज 2 कांस्टेबल उस रूम की निगरानी पर रखने के लिए कहता है क्योंकि रात हो गई थी और फोरेंसिक टीम कल आने वाली थी। कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। अब पुलिस वाले नींद करा जाकर अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। फिर 2 पुलिस वाले किसी लोकल पार्टी के ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी वोटर लिस्ट में शीजू नाम का कोई आदमी है क्या? वो अंकल बताता है, नहीं, इस नाम से कोई नहीं है। सब इंस्पेक्टर मनोज भी प्रदीप जी के साथ उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ कर रहा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर कहता है, ये तो सपना है, धंधे वाली है। वो बताता है कि ये कलूर में काम करती है। 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक ये टैक्सी स्टैंड पर ही खड़ी रहती है। फिर सब इंस्पेक्टर उसको उसी जगह पर ले चलने के लिए कहता है। फिर वो ऑटो वाला पुलिस वालों को कलूर ले जाता है। फिर वो कहता है, साहब आप यहीं पर रुको, मैं किसी से इसके बारे में पूछ कर आता हूँ। तभी 2 पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाते हैं जो शीजू ने होटल में लिखवाया था, लेकिन वो एड्रेस गलत था। उधर थोड़ी देर बाद वो ऑटो वाला वापिस आता है और कहता है कि उन्होंने सपना को 2 दिन पहले देखा था। वो इन लोगों के ग्रुप में नहीं है, वो लतिका के ग्रुप में है। उस ऑटो ड्राइवर को लतिका का घर पता था क्योंकि वो कई बार उसको घर छोड़ने गया था। फिर मनोज अपने सीनियर को बताता है कि शीजू का एड्रेस नकली है, हमें सपना का एड्रेस मिल गया है, हम वहीं जा रहे हैं। सीआई कहता है, वहां जो भी मिले उसको कहना कल आकर बॉडी क्लेम कर ले। फिर वे लतिका के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाने पर एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो कहती है कि माँ घर पर नहीं है, काम पर गई है। फिर वे सपना के बारे में पूछते हैं। वो लड़की कहती है कि वो ऊपर रहती है। फिर वो उन्हें सपना के कमरे में लेकर जाती है। प्रदीप अंदर जाकर कमरे को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे काम का कुछ भी नहीं मिलता। फिर मनोज उस लड़की को अपनी माँ के पास फोन करने के लिए कहता है। वो लड़की अपनी माँ के पास फोन करती है, लेकिन उसकी माँ को उसके किसी क्लाइंट ने बेड के साथ बांध कर रखा हुआ था। वो कहती है, शीजू हाथ खोलो, मेरी बेटी का फोन है। यानी आज रात शीजू लतिका के साथ था। ये है अन्ना, ये एक होटल का मालिक है। ये डरा हुआ है क्योंकि शीजू इसको फोन करके अक्सर धमकी देता रहता है। ये शीजू की पुलिस कंप्लेंट करने से भी डरता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोज के पास सुनील का फोन आता है। वो बताता है कि फोरेंसिक टीम आ गई है, अब बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मनोज और प्रदीप जी पास वाले चाय के पास चाय पीने जाते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास उस होटल से कोई चाय पीने नहीं आता? वो कहता है, कभी कभी शरद आता है, ठरकी है साला, अक्सर यहाँ नई नई लड़कियां लेकर आता रहता है। अब प्रदीप को शरद पर शक हो गया था कि कहीं वो लड़की को मारकर शीजू के नाम पर तो बिल नहीं पाड़ रहा। अब सब इंस्पेक्टर मनोज का शक भी शरद के ऊपर चला गया था। दोपहर को सुनील अपने घर खाना खाने जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी भी नजदीक थी, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया था। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम आराम करो और अपने मायके से किसी को बुला लो, क्योंकि मैं एक मर्डर केस में फंसा हुआ हूँ। अगर अचानक तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई और मैं यहाँ ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी।
दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर शरद को अपने ऑफिस में बुलाता है। पहले तो वो शरद का एड्रेस नोट करवाता है, फिर उससे पूछता है क्या तुम शीजू को पहचान सकते हो। शरद बताता है कि वो आदमी भेंगा है। फिर सब इंस्पेक्टर उसको कहता है कि अब शीजू के बारे में डिटेल से बताओ। शरद बताता है कि उसने ब्लैक शर्ट और व्हाइट धोती पहनी हुई थी। फिर बाद में मैं जब लंच कर रहा था तो वो मेरे सामने ही बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने साथ कुछ सामान लेकर वापस आया। थोड़ी देर बाद वो फिर से बाहर गया और कुछ देर बाद फिर से वापस आ गया। फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, और उठने के बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर सब इंस्पेक्टर प्रदीप को कहता है कि शरद की मदद से शीजू का स्केच बनवाओ। फिर शरद बताता है कि उनके आने से पहले मुझे एक कॉल आया था। वे मुझसे खाली रूम के बारे में पूछ रहे थे। हो सकता है कि वो कॉल शीजू ने ही किया हो। मुझे लगता है कि फोन वाली आवाज और शीजू की आवाज दोनों सेम है। फिर सब इंस्पेक्टर अपने सीनियर को बताता है कि शीजू ने लॉज के अंदर आने से पहले कॉल किया था। सीआई कहता है कि तुम उस नंबर का सीडीआर निकलवा लो, यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट। फिर सब इंस्पेक्टर उस होटल के फोन की सीडीआर निकलवाने जाता है। उन्हें इस काम में कुछ वक्त लगने वाला था, इसलिए सुनील और वीनू चाय पीने जाते हैं। सुनील अपने लिए चाय बनवाता है और वीनू कहता है कि आज मेरा शेक पीने का मन है। शेक बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर को कॉल डिटेल मिल जाती है और वो इन दोनों को लेने आ जाता है। वीनू के शेक पीने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है। फिर वे उस दुकान पर जाते हैं जहां से कॉल किया गया था, लेकिन उस दुकानदार को शीजू के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसने ध्यान दिया। पुलिस वाले इस केस को जितना सीधा समझते थे, ये केस उतना सीधा था नहीं। ये सब अपना खाना पीना भूलकर इस केस को सॉल्व करने में लगे थे। तभी सब इंस्पेक्टर की नजर चौक पर लगे कैमरे पर जाती है। फिर वो उस इलाके के सीसीटीवी सेंटर में कॉल करके पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पूरी चौक पर दिखाई दे रहा हूँ। वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर को देख पा रहा था। फिर सब इंस्पेक्टर टेलीफोन के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं अब भी तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर सब इंस्पेक्टर उस ऑफिसर को कल 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है। फिर वो अपने सीनियर को उसकी रिपोर्ट करता है। सीआई कहता है कि मैं भी वहाँ आता हूँ। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में शरद शीजू का स्केच बनवा रहा था। अब सीआई और एसआई दोनों ही सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंच जाते हैं। उन्हें शीजू और सपना दिख जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी पीठ दिखती है, चेहरा नहीं। उधर पुलिस स्टेशन में भी शीजू का स्केच बनकर तैयार हो गया था, लेकिन शरद उस स्केच को देखकर कहता है ये वो नहीं है जिसको मैंने देखा था। पुलिस ने सोचा था कि अब की बार उनके हाथ कातिल का चेहरा लग जाएगा, लेकिन उनके हाथ लगता है कातिल का पिछवाड़ा। सपना के मर्डर के तीसरे दिन सुनील अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भेज देता है, क्योंकि डिलीवरी का बस एक ही दिन बचा था। फिर वे सब सीआई के ऑफिस में जाते हैं। मनोज बताता है शीजू का अब तक कोई पता नहीं चला, उसको अब तक सिर्फ शरद ने देखा है। शरद ने बताया था कि जब वे रूम में गए तो दोनों ही बहुत खुश थे, यानी कि सपना का मर्डर बदला लेने के लिए नहीं किया गया। फिर सर्कल इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शीजू ने पहली बार रूम बुक किया हो। तुम जाओ और आसपास के एरिया के सभी लॉज चेक करो। शरद ने जो हुलिया बताया है और सीसीटीवी से जो फुटेज मिली है, अब की बार उसके हिसाब से चेकिंग करना, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। उसके बाद लतिका पुलिस स्टेशन आती है। वो सब इंस्पेक्टर मनोज को बताती है कि सपना पिछले कुछ सालों से मेरे ही साथ रहती है। मैंने उसे आखिरी बार 3 दिन पहले देखा था। तभी उसके गले पर निशान देखकर मनोज पूछता है कि ये निशान कैसे पड़े। वो बताती है कि कल मुझे एक अजीब सा क्लाइंट मिला था। उसने साड़ी से मेरे दोनों हाथ बांधकर मेरी गर्दन को भी बांध दिया था। वो बार बार मुझे थप्पड़ मार रहा था। मुझे जितना दर्द होता था उसे उतना ही मजा आता था। फिर मनोज उसे फोटो दिखाता है और वो कहती है कि पीछे से तो ये वही लग रहा है। फिर उसका नाम पूछने पर वो बताती है कि उसका नाम शीजू था। फिर सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ उस होटल की चेकिंग करने जाता है जहां पिछली रात वो शीजू से मिली थी। होटल वाले ने लतिका का नाम दर्ज कर रखा था। पूछने पर वो बताता है कि लतिका हमारी रेगुलर कस्टमर है, इसलिए उसके साथ कौन आता है हम कभी नहीं पूछते। फिर वे जाकर उस कमरे को अच्छे से चेक करते हैं। वो कमरा कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा था। फिर सब इंस्पेक्टर की नजर बाहर पड़े कचरे पर जाती है। फिर वो विंडो के बाहर पड़ा सारा कचरा इकट्ठा करवा लेता है। उस कचरे में से उसे एक बिल मिलता है। उस बिल पर कल रात की ही डेट थी। फिर वे उस बिल पर से एड्रेस देखकर उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। वो दुकानदार चेक करके बताता है कि ये बिल शीजू का है। वो यहाँ पास में ही रहता है। वो एक यूनियन मेंबर है। फिर वे सब उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। सुनील और वेनु घर के बाहर बाजू में ही खड़े हो जाते हैं ताकि वो भागे तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। फिर सब इंस्पेक्टर अंदर जाकर उसकी वाइफ से पूछता है कि शीजू कहाँ है। वो कहती है कि शीजू कलेक्ट्रेट ऑफिस गया है। फिर वो पूछता है कि परसों शीजू कहाँ था। वो बताती है कि परसों वो तिरुवनंतपुरम गया था यूनियन मीटिंग के लिए। फिर प्रदीप उसकी फोटो मांगता है।
वो कहती है कि अभी की तो कोई फोटो नहीं है, लेकिन एक पुरानी फोटो है। फिर प्रदीप सुनील के पास फोन करके उसको अंदर बुला लेता है, क्योंकि शीजू घर पर था ही नहीं। फिर शीजू की वाइफ एक फोटो लेकर आती है। फिर प्रदीप उस फोटो को फाड़कर आधी फोटो उसे वापस कर देता है। ये बात सब इंस्पेक्टर को बुरी लगती है। बाहर आकर वो प्रदीप को डांटता है और कहता है कि ये फोटो शरद और लतिका को दिखाओ और कंफर्म करो कि क्या ये वही आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर यूनियन के कुछ लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। उन यूनियन के लोगों के बीच में शीजू भी खड़ा था और ये बात सब इंस्पेक्टर मनोज को पता थी। इतने में सुनील लतिका के पास वो फोटो दिखाने पहुंच जाता है। उसकी फोटो देखकर वो कहती है यही है वो। दूसरी तरफ प्रदीप शरद को वो फोटो दिखाने जाता है। फोटो पुरानी थी, इसलिए शरद उसे ठीक से पहचान नहीं पाता और फोटो में ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो भैंगा है या नहीं। फिर जब प्रदीप उसे डांटता है कि तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रहे, तो दबाव में आकर शरद हाँ कह देता है। फिर प्रदीप मनोज के पास फोन करता है और कहता है कि शरद और लतिका दोनों ने ही इस फोटो को कंफर्म कर दिया है, अब हम उसे हिरासत में ले सकते हैं। फिर मनोज वेणु को कहता है कि तुम जीप स्टार्ट करो, मैं अभी आता हूँ। वो सीधा प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के बीच में चला जाता है, लेकिन इतने में शीजू वहां से गायब हो जाता है। अब एक बार फिर से शिकार हाथों से निकल गया था, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो बारी आएगी। शीजू गया था पास की दुकान में शिकंजी पीने। सब इंस्पेक्टर मनोज उसे वहीं से उठा लेता है। अब उससे पूछताछ की जाती है। वो हर बात का जवाब ना में देता है। प्रदीप के डांटने पर वो उल्टा प्रदीप को ही आंखें दिखाता है। फिर मनोज ये कहकर वहां से चला जाता है कि ज्यादा परेशान मत करो इसे। वहां पुलिस वालों ने एक और आदमी पकड़ रखा था। वो बस में किसी औरत की चैन चुरा रहा था। इतने में यूनियन के कुछ लोग शीजू को छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। फिर मनोज प्रदीप को कहता है कि वो अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट लो और शरद और लतिका का स्टेटमेंट भी। रूम के अंदर शीजू सुनील और वेणु को कहता है कि मैं पुलिस के सिस्टम को अच्छे से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है यहाँ से बाहर कैसे जाना है। फिर वेणु उसे धर लेता है। इतने में वहां पर प्रदीप आ जाता है। वो कहता है कि मारो मत इसे, लॉकअप में बंद कर दो। इतने में वहां सीआई आ जाता है। यूनियन के लोग उसे कहते हैं कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी हमारे एक साथी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। फिर सीआई मनोज को अपने ऑफिस में भेजने को कहता है। सीआई मनोज को कहता है कि उसको मोर्चे के बीच में से उठाने की क्या जरूरत थी, ये मामला हाईलाइट हो गया है। मुझसे बिना पूछे उसे क्यों उठाया, उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि उसे क्यों उठाया गया है। और जिस वक्त मर्डर हुआ था उस समय वो यूनियन की मीटिंग में मिनिस्टर के साथ था। वो उस समय तिरुवनंतपुरम में था। इतने में वहां प्रदीप आ जाता है। वो कहता है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ब्लड सैंपल मैच नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। तभी सीआई के पास एसएसपी का फोन आता है। सीआई मनोज को जाने के लिए और प्रदीप को रुकने के लिए कहता है। अब पूरे स्टाफ को पता चल गया था कि मनोज को सीआई से डांट पड़ी है। इस बात से शीजू भी खुश था। सीआई प्रदीप को कहता है कि आप तो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने उसे क्यों नहीं समझाया। अगर उसे घर से उठाया होता तो बात दब जाती, लेकिन अब वे मनोज को सस्पेंड करके ही मानेंगे। एक हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई है, मामला मेरी समझ से बाहर है। वहां बस के सभी यात्रियों का बयान लिया जा रहा था और इस प्रोसीजर में रात हो जाती है। फिर प्रदीप वापस सीआई के पास जाता है और कहता है कि शीजू ने लतिका को मारा था और ये बात उसने खुद पुलिस स्टेशन में आकर मनोज को बताई थी, तो हम इस बिहाव से उसे पूछताछ के लिए उठा सकते हैं। उसके ऊपर 5-7 धाराएं लगाएंगे और ऐसे मनोज सर भी सस्पेंड नहीं होंगे। फिर सीआई कहता है कि पुलिस वालों को परेशान करने के जुर्म में 1-2 धाराएं और लगाओ साले पर। आज प्रदीप के एक्सपीरियंस ने सब इंस्पेक्टर मनोज को बचा लिया था। फिर प्रदीप एक सुपरमार्केट में लतिका से मिलने जाता है। वो वहां पर जॉब किया करती थी। फिर प्रदीप उसे साइड में ले जाकर कहता है कि हमने शीजू को पकड़ लिया है, अब तुम पुलिस स्टेशन आकर एक एफआईआर दर्ज करवाओ। वो कहती है मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की थी, मैंने तो जस्ट मनोज सर को बताया था। सुनील कहता है लेकिन केस तो दर्ज हो गया है। लतिका उससे दुश्मनी मोल लेने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि पुलिस वाले इस केस में उसे जबरदस्ती फंसा रहे हैं। फिर प्रदीप उसे समझाता है कि तुम्हारे चक्कर में आज मनोज सर की नौकरी जाने वाली है, अगर तुम उसकी मदद करोगी तो उसकी नौकरी बच जाएगी। फिर दोनों लतिका को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। फिर प्रदीप और सुनील लतिका को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। वे लतिका से लिखित रूप में कंप्लेंट लेते हैं और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। प्रदीप ने ऐसी चाल चली थी जिससे मनोज की नौकरी भी बच गई और शीजू भी लंबा अंदर जाने वाला था। फिर वो वाली एफआईआर लेकर सीआई गुस्से में स्टेशन से बाहर जाता है और सबको कहता है कि एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करने और उसकी इज्जत पर हमला करने के जुर्म में पुलिस ने शीजू को पकड़ा है और अगर तुम लोग 1 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो आप लोगों पर भी कार्रवाई होगी। अब सब लोग वहां से चले गए थे, लेकिन वेणु अभी भी कंप्यूटर में उन लोगों की एंट्री कर रहा था जिन्होंने बस में हुए पकड़े चोर के खिलाफ गवाही दी थी। उनमें से एक नाम शीजू भी था और एड्रेस भी वही था जो उसने शरद को होटल रूम लेते समय लिखवाया था। इसका मतलब असली शीजू अभी भी बाहर खुला घूम रहा था। वो उसी बस में था जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकली थी और जो शीजू बस के अंदर था वो भैंगा भी था।
जब वो बस वाली बात एसपी को पता चलती है तो वो उन दोनों को डांटता है कि 3 दिन से जिसको तुम शहर में ढूंढते फिर रहे हो वो तुम्हारे थाने से होकर चला गया और वो हर जगह वही सेम फेक एड्रेस क्यों दे रहा है। मनोज कहता है सर हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि पुलिस उसके पीछे है, या वो इस बात से अनजान हो कि वो लड़की मर गई है। शायद वो उसे बेहोश समझकर छोड़कर चला गया होगा। दूसरी तरफ अन्ना अब भी शीजू की धमकियों से परेशान था, इसलिए फाइनली वो उसकी कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर सुनील अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि डॉक्टर ने जो उसे ड्यू डेट बताई थी उसमें सिर्फ 1 ही दिन रह गया है। अब जिस वक्त एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए उस समय भी सुनील को अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। पुलिस वालों को एक और होटल के बारे में पता चलता है जहाँ अक्सर शीजू आया करता था, लेकिन यहाँ भी उसने वही फेक एड्रेस लिखवाया हुआ था। फिर उसके बाद वे पुलिस वाले वहाँ आसपास के इलाके के सभी होटल्स में जाकर इंक्वायरी करते हैं। उन्हें फाइनली एक और होटल मिल जाता है जहाँ शीजू ने रूम लिया था। चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ एड्रेस तो नकली है, लेकिन अब की बार साथ में मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। फिर मनोज उसकी फोटो खींच लेता है ताकि सीडीआर निकलवा सके। उधर सुनील और वेनु इंक्वायरी करते करते थक जाते हैं, इसलिए वे अन्ना के रेस्टोरेंट में पानी की बोतल लेने जाते हैं। अन्ना कहते हैं कि साहब एक आदमी मुझे मारने की धमकियां देता है, इसमें उसका एड्रेस और नंबर है, एक बार देख लीजिए। फिर सुनील कहता है हम दूसरी चौकी से हैं, आप यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो, आपका मामला हल हो जाएगा। अब सब इंस्पेक्टर शीजू के नंबर की सीडीआर निकलवा लेता है। उसमें से ज्यादातर इनकमिंग कॉल्स थी और जिन नंबर से फोन आए हुए थे उनमें से 2 नंबर अभी भी चल रहे थे। फिर जो नंबर चालू थे वे उसका पता लगाकर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक डांस कोचिंग स्कूल का नंबर था। टीचर बताती है कि ये स्कूल पहले कोची में हुआ करता था। स्कूल के पास एक होटल हुआ करता था, होटल अमीरा। वहाँ से हम चाय मंगवाया करते थे। वहाँ एक शीजू नाम का लड़का काम करता था। अक्सर हम उसी को फोन किया करते थे और वो चाय दे जाया करता था। दूसरा नंबर एक आदमी का था, वो पहले इंटरकॉम कंपनी में जॉब करता था। वो अक्सर लोगों को फोन करके अपने प्लान समझाया करता था। उसी दौरान उसने शीजू को भी फोन किए थे। जो मोबाइल नंबर उसकी कंपनी वाले प्रोवाइड करवाते थे, इसकी ड्यूटी थी उन्हीं नंबरों पर कॉल करने की। मनोज टीचर से पूछता है क्या आपको कभी शीजू के खिलाफ कोई कंप्लेंट मिली? टीचर कहती है नहीं, वो आता था और चाय देकर चला जाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर वे पुलिस वाले कोची जाते हैं ताकि होटल अमीरा में पूछताछ कर सके। सब इंस्पेक्टर होटल स्टाफ से पूछता है तुम में से शीजू कौन है? होटल ओनर बताता है कि वो पहले यहाँ काम किया करता था। होटल के ओनर के पास उसका एड्रेस तो नहीं था, लेकिन फोन नंबर था और ये वही नंबर था जो उन्हें लॉज से मिला था। फिर जिसने यहाँ शीजू को नौकरी दिलवाई थी, अशरफ, उसका नंबर मिल जाता है। फिर पुलिस अशरफ के पास पहुंच जाती है। अशरफ उन्हें 2 और होटल के बारे में बताता है जहां उसने शीजू को नौकरी दिलवाई थी। अशरफ को शीजू का एड्रेस तो नहीं पता था, अक्सर शीजू ही उसके पास मिलने आया करता था। फिर अशरफ कहता है कि आपको एल्लोर पुलिस स्टेशन में जाकर डिटेल्स चेक करनी चाहिए। हमारा एक बार किसी के साथ झगड़ा हो गया था और पुलिस हमें पकड़ कर ले गई थी। फिर मनोज अपने सीनियर को साथ लेकर उस पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ का इंचार्ज विजय सबकी खूब खातिरदारी करता है। फाइल पुरानी थी इसलिए उन्हें ढूंढने में समय लग रहा था। सीआई और एसआई दोनों एक रूम में सिगरेट पीते हैं। मनोज कहता है सर इस केस के बाद मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा। सीआई कहता है ये केस खत्म होगा तो कोई और आ जाएगा। फैमिली अगर तुम्हारे केस के खत्म होने का इंतजार करेगी तो करती ही रह जाएगी। फिर वो मनोज को समझाता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो किसी को तुम दोनों के बीच में मत आने देना। अक्सर रिश्तेदार बात को ज्यादा बढ़ा देते हैं। सीआई का भी अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था इन्हीं रिश्तेदारों के कारण। उसकी एक बेटी भी है जो अक्सर उससे मिलने आती है। तभी एसआई विजय वहां आता है। उसे उस केस की फाइल मिल गई थी। फिर वो शीजू का एड्रेस देखकर बताता है ये वही फेक एड्रेस था जो वो हर जगह लिखवाता था। फिर सीआई उसको डांट लगाता है कि अगर कोई तुम्हें फेक एड्रेस लिखवाता है तो क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती ये पता करने की ये फेक एड्रेस है या असली? तुम खातिरदारी में ही अच्छे हो, यही काम कर लो। फिर विजय मनोज को कहता है सर उस समय मैं इंस्पेक्टर नहीं था, आप ये बात सीआई सर को जरूर बताइएगा। अब टेंशन में सीआई मनोज से एक और सिगरेट मांगता है। सीआई कहता है कि हमने सोचा था ये ढाबे होटलों में काम करने वाला कोई साधारण सा आदमी होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा शातिर निकलेगा ऐसा हमने नहीं सोचा था। उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। हर बार लगता है कि अब की बार तो उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन ये केस इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आज सपना को मरे 5 दिन हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि अन्ना अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाता है शीजू की कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वो कहता है कि उसका नाम शीजू है और वो बिल्कुल पागल है। वो कहता है तो मुझे मार ही देगा।
मेरे पास उसका फोन नंबर और एड्रेस है और ये उसका असली एड्रेस था जो तिरुवनंतपुरम का था। तभी सीआई की बेटी उसे फोन करती है और कहती है कि हम काफी दिनों से नहीं मिले, क्या हम आज फिल्म देखने चलें? सीआई कहता है हाँ, मैं अपना काम निपटा लूं, फिर हम शाम को फिल्म देखने चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनील एक आदमी को लेकर सब इंस्पेक्टर के पास आता है। वो बताता है कि ये वही तीसरा आदमी है जो उस दिन लड़ाई में अशरफ और शीजू के साथ था। वो बताता है कि शीजू बहुत ही साधारण आदमी है। जब मैं आखिरी बार उससे मिला तो वो शादी का प्लान बना रहा था। अभी हम 1 महीना पहले ही मिले हैं। एडापल्ली में उसकी चाय की टपली है। फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर एडापल्ली जाते हैं। रास्ते में मनोज के पूछने पर वो बताता है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है वो उससे बड़ी है, वो क्रिश्चियन परिवार से है। फिर जब वे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दुकान 1 महीने से बंद है। ये दुकान देवासी भाई की थी। फिर पुलिस देवासी भाई के पास जाती है। देवासी भाई कहते हैं कि मेरी दुकान किराए पर लेने से पहले वो अर्नाकुलम में एक रेस्टोरेंट पर काम किया करता था। फिर पुलिस वाले अर्नाकुलम जाते हैं। अब होटल की जगह पर एक स्टेशनरी की दुकान खुल गई थी। उस दुकान का मालिक कहता है कि वो होटल मेरे पिताजी चला रहे थे। उनके गुजरने के बाद मैंने अपना होटल बंद कर दिया। हमारे होटल में उसने करीब 6 साल काम किया था। हमारे पास उसे उसका भाई छोड़ गया था। उसका भाई तिरुवनंतपुरम में रहता है। मनोज की अच्छी बात यह थी कि वो इस केस में पॉजिटिव बातें ढूंढ रहा था। वो कहता है कि हमारा केस सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम जहां भी जाते हैं हमें आगे की कड़ी मिल ही जाती है। फिर मनोज एसपी ऑफिस में जाता है क्योंकि आज वहां मीटिंग थी। फिर वो स्टेशनरी वाला लड़का पुलिस वालों को एक बंद पड़े घर में ले जाता है। उस घर में उनके बंद हुए रेस्टोरेंट का सामान पड़ा था। फिर पुलिस वाले वहां पर अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। उधर मीटिंग के बाद मनोज अपने घर चला जाता है। तभी उसके पास सुनील का फोन आता है और वो बताता है कि मैं बाप बन गया। मनोज पूछता है तुमने बच्चे को देखा? सुनील कहता है सर मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। फिर मनोज कहता है तुम हॉस्पिटल जाओ, प्रदीप और वेणु सब संभाल लेंगे। 2 घंटे की छुट्टी पाकर सुनील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी प्रदीप और वेणु गड़े हुए मुर्दे उखाड़ लेते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने पर उन्हें शीजू का तिरुवनंतपुरम का एड्रेस मिल जाता है। फिर प्रदीप फोन करके मनोज सर को बताता है और मनोज ये बात सीआई को बताता है। वो कहता है कि मैंने फोन करके एड्रेस कंफर्म कर लिया है, अब की बार सही एड्रेस हाथ लगा है। अब वहां जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि अब की बार मैं गलती नहीं करना चाहता। फिर सीआई कहता है वो बेचारा पुलिस से भागते भागते थक गया होगा, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब फाइनली सुनील भी अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश था। तभी उसके पास मनोज का फोन आता है। वो उसे अभी की अभी अपने पास बुला लेता है क्योंकि उन्हें तिरुवनंतपुरम जाना था शीजू के घर छापा मारने। तिरुवनंतपुरम में जाते जाते रात हो जाती है। सीआई के कहने पर वहां की लोकल पुलिस भी उनके साथ मिल जाती है। फिर वे उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां उसका घर था। फिर वे जंगल से होते हुए उसके घर के पास जाने लगते हैं। उसके घर के पास जाकर वे सब रुक जाते हैं। फिर मनोज वेणु को अकेले ही वहां भेजता है, बस ये देखने के लिए कि घर में कोई है या नहीं। वेणु दबे पांव उस घर के पास जाता है। वेणु अकेला था इसलिए उसकी फटी पड़ी थी। फिर वेणु चुपके से उस घर की विंडो खोलकर देखता है। उस घर के अंदर 2 आदमी बैठे थे। फिर वो भागकर अपने साथियों के पास जाता है और बताता है कि वहां 2 आदमी बैठे हैं। एक बूढ़ा है, शायद वो उसका भाई होगा, और दूसरा शीजू। फिर वे सभी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली वो समय आ गया था जब मुजरिम इनके काबू में होगा। प्रदीप दरवाजा खटखटाता है। शीजू का भाई दरवाजा खोलता है। मनोज पूछता है क्या शीजू यही रहता है? वो आदमी कहता है हाँ, शीजू मेरा छोटा भाई है। फिर प्रदीप पूछता है क्या वही है शीजू? वो आदमी कहता है नहीं, वो मेरा साला है। फिर मनोज उसे साइड में ले जाता है। पूछने पर वो आदमी बताता है कि शीजू को यहाँ से गए 10 साल हो गए। 5 साल पहले मेरे पिताजी चल बसे थे। वो यहाँ आया तो था लेकिन घर के बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि जब वो यहाँ रहता था तब उसकी औरतों से जुड़ी शिकायतें आती रहती थी। मेरे पिताजी उसे बहुत मारते थे लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। फिर मैंने अर्नाकुलम में उसे एक होटल में जॉब दिलवा दी। बस पिताजी की मौत के बाद वो यहाँ कभी नहीं आया और ना ही उसकी कभी कंप्लेंट आई। फिर वो आदमी कहता है कि सर मेरी एक बहन भी है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। शीजू के कारण हमारी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, अगर उसने खून भी किया तो वो भागेगा नहीं, वो आपकी नाक नीचे ही मिल जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन सब इंस्पेक्टर मनोज प्रदीप को कहकर शीजू का असली एड्रेस सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है ताकि इस एड्रेस पर कोई भी कंप्लेंट लिखी हो तो पता चल सके। फिर ये एड्रेस कंट्रोल रूम से सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया जाता है। अब ये अनाउंसमेंट वो पुलिस वाला भी सुन लेता है जिसके पास अन्ना ने शीजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर मनोज अपनी टीम के साथ अन्ना के पास पूछताछ के लिए जाता है। मनोज पूछता है ऐसा क्या हुआ था जो वो आपको मारने की धमकी दे रहा है? अन्ना बताता है कि वो मेरे पास पहले काम किया करता था, उसके पास अक्सर
सिसिली नाम की एक औरत आया करती थी। एक दिन मैंने दोनों को किचन में रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने उसे नौकरी से हटा दिया। ये बात वो दिल पर ले गया और उसने पास में ही एक खोखा खोल दिया। उसका खोखा ज्यादा चल नहीं पाया, फिर वो और पागल हो गया और वो मुझे धमकियां देने लगा। अब वो मुझे फोन पर भी धमकी देता है। अन्ना के पास जो एड्रेस था उस एड्रेस पे वे पहले ही जा चुके थे। अब सिसिली से ही कुछ पता लग सकता था। ये मामला फिर उलझ गया था। तभी मनोज को याद आता है कि उस दिन जब बस में चोर पकड़ा गया था तो शायद उसने शीजू और एक लेडी को जाते हुए देखा था। फिर वो पुलिस स्टेशन में फोन करता है और उस रात वाले बस यात्रियों की लिस्ट निकलवाने के लिए कहता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसके अंदर सिसिली नाम की कोई औरत का नाम लिखा है। उसमें सिसिली का नाम भी लिखा हुआ था और एड्रेस भी। अब वे सभी उस एड्रेस पर निकल पड़ते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये एड्रेस भी नकली ना हो। अब ये फिर से फोर्ट कोची जाते हैं। ये पहले भी इस एड्रेस पर आ चुके थे। ये उसी आदमी का घर था जो कम्युनिकेशन कंपनी में काम किया करता था। इसका मतलब ये नहीं बल्कि इसकी वाइफ शीजू को बार बार फोन किया करती थी। फिर वे जाकर जेकब से मिलते हैं और उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। उसका नाम सिसिली था। फिर प्रदीप जेकब को बाहर ले जाता है और उसे बातों में उलझा कर रखता है। मनोज सिसिली को कहता है कि अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो हम जेकब को कुछ नहीं बताएंगे। क्या तुम उसके फोन से शीजू को फोन किया करती थी और क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? सिसिली हाँ कह देती है। वो बताती है कि मैं 2 दिन पहले ही उससे मिली थी। मनोज पूछता है क्या वो डरा हुआ था? सिसिली कहती है नहीं। फिर वो बताती है कि अब वो अंगामाली में एक कैंटीन चलाता है। उस कैंटीन का नाम और एड्रेस सिसिली को नहीं पता था। मनोज ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है। सीआई को तो अब भी विश्वास नहीं था कि वो उनके हाथ आ जाएगा। फिर मनोज हौसला देता है कि सर हम उसे पकड़ लेंगे। फिर सीआई कहता है मनोज चाहे हमें 2 दिन लगे या 2 साल, अब बात इज्जत पर आ गई है, हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। अब वे सभी 2-2 की टीम बनाकर शहर की सारी कैंटीन छान मारते हैं लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। दिन भर ये पुलिस वाले उसे ढूंढते रहते हैं और उसे ढूंढ ढूंढ कर तंग हो जाते हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि सिसिली ने पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया। तभी सब इंस्पेक्टर के पास सुनील का फोन आता है। वो कहता है कि हमें शीजू का पता मिल गया है। फिर वे एक होटल में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो पिछले 1 महीने से यहीं पर रह रहा है। कहाँ काम करता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रात को लेट वापस आता है। आज वो मुझे कहकर गया है कि आज रात वो नहीं लौटेगा। फिर प्रदीप उसे डांटता है कि बिना आईडी प्रूफ तुम कमरा कैसे दे सकते हो? रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आईडी के तौर पर मैंने जहाँ वो काम करता है वहाँ का नंबर नोट कर रखा है। फिर सब इंस्पेक्टर मनोज वो नंबर डायल करता है। उस नंबर पर रिंग जाती है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर बाहर जाकर मनोज दोबारा ट्राई करता है और अब की बार वो फोन कोई रिसीव कर लेता है। ये नंबर पुलिस कैंटीन का था, यानी वो पुलिस की नाक नीचे ही था, लेकिन पुलिस उसे पूरे केरला में ढूंढ रही थी। फिर वे सभी सीआई को लेकर उस कैंटीन में जाते हैं। फिर वे अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं और एक आदमी उनके पास चाय लेकर आता है। अब फाइनली वो इन सब पुलिस वालों के सामने था जिसको ये पिछले 6 दिनों से ढूंढ रहे थे। फिर शीजू पूछता है सर चाय के साथ क्या लेंगे? पुलिस वाले चाय के साथ उसे ही ले लेते हैं। फिर पुलिस वाले उसे उसी लॉज में लेकर जाते हैं। फिर रूम में ले जाकर वे उससे सारी स्टोरी पूछते हैं। वो बताता है कि मैं सपना को लेकर इस रूम में आया था। जब मैं एक्साइटमेंट में उसके करीब आया तो वो गुस्से में मुझे बोली कि पीने के लिए कुछ है क्या, जा मेरे लिए बियर लेके आ। फिर मैं उसके लिए बियर ले आया। उस समय सपना वहां बैठी थी। वो धीरे धीरे बियर पीती रही। मैं उसके सामने ही बैठा था। फिर बियर पीने के बाद वो मुझे बोली जा मेरे लिए बिरयानी लेकर आ। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी। फिर वो बोली तुझे सुनाई नहीं दे रहा, जा बिरयानी लेकर आ। मैं बिरयानी लेने चला गया। फिर बिरयानी खाकर वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर ढूंढने लगी और बोली जा नीचे जाकर लाइटर लेकर आ। मैंने कहा तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। फिर वो मुझे बोली क्या तेरी शादी हो गई है? मैंने उसे बताया कि नहीं, मैं करने वाला हूँ। उसने पूछा क्या नाम है उसका? मैंने कहा सिसिली। उसने पूछा मेरी उम्र की है क्या? मैंने कहा तेरे से बड़ी है और वो शादीशुदा है। फिर वो मेरे ऊपर खूब हंसी और बोली कि उसमें और मेरे में फर्क ही क्या है, किस तरह का इंसान है तू। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसी की साड़ी से उसका गला घोट दिया। फिर वो बेहोश हो गई। मैं डर गया था कि ये मुझसे क्या हो गया। फिर मैं उसे होश में लाने के लिए बाथरूम में ले गया और उसके ऊपर नल चालू कर दिए। मुझे पता नहीं था कि वो मर गई है। उसने मेरी सिसिली का मजाक कैसे उड़ाया, एक सेक्स वर्कर की इतनी औकात। अब फाइनली पुलिस वालों ने 6 दिन के अंदर ये केस सोल्व कर दिया था। ये केस था 2011 का, जिसको सोल्व करने पर सीआई और उसकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। मनोज कहता है कि ये कत्ल हमारे एरिया में हुआ था, कातिल चैन से घूमता रहे ये हम होने नहीं दे सकते थे। प्रदीप सर कहते हैं कि ये केस सोल्व करके मुझे खुशी और फक्र दोनों महसूस हुए। सुनील कहता है उस समय मैं बहुत समस्या में था,
मेरी वाइफ को भी मेरी जरूरत थी और मेरी ड्यूटी को भी, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को छोड़कर मेरी ड्यूटी को चुना। वेनु कहता है कि मैंने उस समय ड्यूटी नई नई ज्वाइन की थी, मुझे मेरे सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर सीआई कहते हैं कि इस तरह के अवार्ड्स हमारे जीवन में गौरव और जोश भर देते हैं, लेकिन कई बार हमें हमारी जाती जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है। मनोज कहता है वो केस सॉल्व करके मुझे नया केस मिल गया और मैं अपनी वाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाया। बस यही है पुलिस वाले की जिंदगी। अब फोन पर बजने वाली रिंग एक नए केस का संदेशा लेकर आई थी। तो दोस्तों, इस सीरीज का नाम था केरला क्राइम फाइल्स। आपको कैसी लगी ये सीरीज कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैं इसी तरह की बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।